नमस्कार, मैं नमन परसाई आप सभी का स्वागत करता हूं आरएम क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी एग्जाम के लिए को फोकस करते हुए एमपी जीके यानी मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कला और संस्कृति। ठीक, ये हमारा कला संस्कृति पर तीसरा लेक्चर है। कला संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं लोक गायन, फोक सॉन्ग। ठीक, तो हमारा थर्ड लेक्चर है लोक गायन पर। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं। हमने समझा था कि हमारे मध्य प्रदेश में जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसा आपका निमाड़ है, मालवा है, बुंदेलखंड है, तो किस क्षेत्र में कौन कौन से लोक गायन होते हैं या प्रचलित हैं या फेमस हैं। ठीक, उसके अंतर्गत हमने शुरुआत की थी निमाड़ से। तो निमाड़ के अंतर्गत कलगी तुर्रा हमने पढ़ लिया है। उसके बाद जो रिमेनिंग वाले आपके लोक गायन है उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लोक गायन निमाड़ के अंतर्गत, है ना। निमाड़ में कौन कौन से लोक गायन होते हैं, तो उसके अंतर्गत कलगी तुर्रा हमने पढ़ लिया है। जो आज हम पढ़ने वाले वो आपके हैं संत सिंघाजी, निर्गुणिया गायन और मसान्या गायन। ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, आपको हम जो पढ़ रहे हैं प्रयास करना है कि इनके नोट्स बनाते चलें ताकि एग्जाम में आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए, ये एमपी का मैप है। मैं हर बार आपसे बोलता हूं कि एमपी जीके पढ़ने के लिए आपको एमपी का मैप याद होना अति आवश्यक है। तभी आपको जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इनको समझने में, याद करने में आसानी होगी। चलिए, क्योंकि इसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। एमपी के मैप में कुछ नए जिले बने हैं, है ना। तो अगर वो जिले पता होंगे आपको तो आने वाले जो टॉपिक पढ़ेंगे तो हमको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, 55 जिले वर्तमान में हैं, 55 जिले वर्तमान में हैं। चलिए, हमारी वेबसाइट है arambclass.com। हमारी जो क्लास का नाम आरम क्लासेस है, तो क्लासेस नहीं है, हमारी जो वेबसाइट है arambclass.com है, ना कि क्लासेस। ठीक, तो arambclass.com यहाँ पर टाइप करेंगे आप गूगल पे। इस प्रकार से आपका जो इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर आपके सामने एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज आप देख पा रहे होंगे। तो एग्जाम आपके सामने है। अप्रैल में एमपीपीएससी प्री है, उसकी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है। 799 में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है। लगातार वैकेंसी आ रही है, तो ये 1 ईयर का ही लीजिए ताकि आपको आगे इसका लाभ मिल पाए। चलिए, हमने समझा था कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से लोक गायन फेमस हैं। तो आपके निमाड़ वाला क्षेत्र है। ठीक, ये निमाड़ है। यहाँ पर ऊपर आपका ये जो आपका ये है, ये बुंदेलखंड है, ये आपका बघेलखंड है, ये बीच में मालवा है। ठीक, तो अभी हम शुरुआत में निमाड़ के लोक गायन पढ़ रहे हैं। शुरुआत में कलगी तुर्रा हमने पढ़ लिया है ना। लेक्चर आपका हमने डाल दिया है, इसको देखें आप। चलिए, तो निमाड़ में कौन कौन से पढ़ लिए हमने, कलगी तुर्रा पढ़ लिया है। इसके बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं संत सिंघाजी गायन, निर्गुणिया गायन और आपका जो है मसान्या या कायखोच भी इसे कहते हैं। इसके बाद जो बचेंगे इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। फाग गायन है, गरबा गरबी गबलन है और नाथपंथी, इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए, तो क्षेत्र आपको क्लियर है। नीचे वाला क्षेत्र आज का निमाड़ वाला क्षेत्र है। निमाड़ में जो हम पढ़ रहे हैं वो आपके सामने है। चलिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम संत सिंघाजी गायन। ये संत सिंघाजी, इनके आधार पर ही इसका धीमे धीमे विकास हुआ है। संत सिंघाजी गायन, देखो इसके बारे में जो बेसिक फैक्ट हैं, अगर आप प्री के हिसाब से पढ़ोगे तो प्री में इतना ही काम का है कि ये क्षेत्र जो गायन कहाँ पर होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भैया जो आपका संत सिंघाजी गायन किस क्षेत्र में होता है, तो ऑप्शन होगा निमाड़। तो निमाड़ इसका सही आंसर होगा। लेकिन अभी जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, ये थोड़ा डीप जा रहे हैं, है ना। तो उसके आधार पर हमको पूरा पढ़ना चाहिए। सिर्फ इतना पढ़ के नहीं छोड़ना है कि ये कहाँ होता है। इसके बारे में और भी फैक्ट हैं जिनको आप पढ़ सकते हो, ताकि अगर वहां से क्वेश्चन आ गया तो प्री हो या मेंस हो, आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो, तो इसी हिसाब से हम पढ़ ताकि आपको प्री और मेंस दोनों में ये काम आ पाए, इसलिए हम पूरा डीप में पढ़ रहे हैं। तो क्षेत्र कौन सा है, तो संपूर्ण निमाड़ में के अतिरिक्त मालवा के कुछ क्षेत्रों में, मतलब पूरा निमाड़ तो है ही लेकिन मालवा का कुछ क्षेत्र इसमें कवर होता है। तो संपूर्ण निमाड़ के अतिरिक्त मालवा के कुछ हिस्सों में सिंघाजी के पदों को गाया जाता है। इनका जो पद है उनको गाया जाता है। ठीक, अवसर तो कब कहते हैं, किसी भी अवसर पर, है ना, किसी भी अवसर पर इनको गाया जा सकता है। अब अगला है आपका विषय वस्तु। इनके अंतर्गत क्या क्या शामिल है, तो संत सिंघाजी ने पहली बार जो है खेती व गृह संबंधी प्रतीकों को अपने काव्य में स्थान दिया। इससे पहले किसी ने ऐसा काम नहीं किया है। अपने पदों में किसी ने भी गृहस्थ जीवन को और कृषि को स्थान नहीं दिया था। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं, पहले संत हैं जिन्होंने अपने रचनाओं में गृहस्थ जीवन को और कृषि को इन्होंने स्थान दिया है। खेती व गृहस्थ संबंधी प्रतीकों को अपने
काव्यों में स्थान दिया है। ठीक, तो इनका जो विषय है वो गृहस्थ और खेती संबंधी है, यही उनके पदों की प्रमुख विशेषता बन गई। तो उनकी पदों की विशेषता क्या है, तो कभी क्वेश्चन आ गया तो आपका आंसर पता है। संत सिंगाजी की छाप लगाकर आज भी हजारों लोग अपने इनके नाम से आध्यात्मिक भजन गायन करते हैं। इनकी छाप लगाकर बहुत से लोग आध्यात्मिक भजन करते हैं। ठीक, चलिए अगला देखें आप। अगला आपका है गायन शैली। इनकी जो गायन शैली है वो किस प्रकार की है, वो देखें आप। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से सब साथ में बैठकर, मतलब मैक्सिमम दिखा रहे हैं, सब साथ में बैठकर ग्रुप में इनका गायन करते हैं। सामूहिक रूप से भक्ति निर्गुण पदों का, इनका जो पद है उनको बोलते हैं निर्गुण पदों का, तो भक्ति निर्गुण पदों का सौम्य शैली में गायन होता है। ठीक, तो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से इनके जो पद है उनका गायन होता है। ठीक, अब वाद्य यंत्र, इनके जो पद होते हैं उनको गायन शैली में कौन कौन से वाद्य यंत्र उपयोग में आते हैं, तो ये मृदंग है ना, ये आपको देखो मृदंग है, झांझ है का प्रयोग इसमें होता है। विशेष देखें आप, श्री, इसमें जो विशेष जो है, श्री दगडू बगप्पल और सुश्री जीवंता खेड़े सिंगाजी भजन गायन शैली की श्रेष्ठ मंडलियां हैं। अब कभी आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भरोसा नहीं पीएससी का, कि भाई इनमें अगर आपको नाम सामने आ गया दगडू गप्पल और सुश्री जीवंता खेड़े, ये किस जो है आपके गायन शैली का हिस्सा है, ये किससे इनका संबंध है, तो आपको आंसर पता होगा कि भैया ये सिंगाजी भजन शैली का श्रेष्ठ मंडलियां है। ठीक, चलो उदाहरण की बात करें। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि जो वाद्ययंत्र है मृदंग और झांझ, इसको देखें आप, ये होते हैं आपकी मृदंग और ये आपका होता है झांझ, या इसको मंजीरा भी कहते हैं हम लोग। ठीक, चलो इसके बाद अगला जो उनके उदाहरण है जो ये पढ़ते हैं वो इस प्रकार से है कि माया का लोभी मत कर अहंकार, काया नहीं रे सुहानी भजन बिन। ठीक, इस प्रकार से इनके जो है गायन होते हैं। चलिए आगे अगला आपका है निर्गुणिया गायन। कौन सा है? निर्गुणिया गायन। तो उसमें क्या है, तो भी ये क्षेत्र जो है निर्गुणिया गायन संपूर्ण निबाड़ के अतिरिक्त मालवा अंचल में गाया जाता है। अवसर किसी भी समय पर साधु और भिक्षुक गांव शहर में भजन गाते मिलते हैं, है ना। निर्गुणिया भजन है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, तो बेसिकली भजन गाते हैं तो पूरे क्षेत्र में घूमते हैं। आपने देखा होगा कि अपने शहर में भी अभी भी होता है, कुछ लोग बहुत घूमते हुए आते हैं, भजन गाते हैं घूमते हुए, तो वो इन्हीं का क्षेत्र, इन्हीं का वो रूप है ना। तो इनसे ही प्रेरित है वो। तो किसी भी समय साधु व भिक्षुक गांव शहर घूमते हैं, भजन गाते मिलते हैं, तो वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। अगला देखें आप, विषय वस्तु। इसमें कबीर, मीरा, रैदास, सूरदास, दादू आदि कवियों की छाप वाले भजन सबसे अधिक प्रचलित है ना। ये इनके विशेषता है कि भाई इनमें कौन कौन से भजन ज्यादा प्रचलित हैं, कौन से फेमस हैं। तो पढ़ लिया हम, दादू हैं, कबीर है, मीरा है, रैदास, इनके जो भजन है वो ज्यादा फेमस है, ज्यादा यूज में होते हैं। गायन शैली कैसी है? निर्गुण भक्ति मार्ग के कवियों के पदों का गायन किया जाता है ना। बहुत काम करनी है ये। समुदाय देखें आप, तो ये साधु व भिक्षु के साथ साथ आमजन द्वारा भी ये गाया जाता है। मतलब साधु भिक्षु आगे चलते हैं भजन गाते हुए, और जो सामान्य जन है, जनता है, वो साथ में इनके चलती है भजन गाते हुए। ठीक है, इसका रूप हो गया। अब जो वाद्ययंत्र है जो इसमें यूज होते हैं, तो ये प्रमुख वाद्ययंत्र जो एकतारा, ये आपका एकतारा है। ठीक, फिर खड़ताल, ये खड़ताल है, इसको बोलते हैं खड़ताल। ठीक, फिर अगला आप देखें, इसके अतिरिक्त ये तो मेन है, ये तो होते ही हैं, इनके अलावा भी एकतारा के साथ साथ झांझ है ना, ये आपकी झांझ है, और मृदंग, ये मृदंग है। तो मृदंग का भी प्रयोग किसमें किया जाता है। ठीक, तो वाद्ययंत्र कौन कौन से इसमें हो रहे हैं वो भी आप ध्यान दें, मेंस में, मुख्य परीक्षा में आपको काम आएगा। चलिए अगला आपका है विशेष। इसमें विशेष क्या भैया? निर्गुण भक्ति मार्ग कवि कबीर से प्रभावित होकर विभिन्न अंचलों में लोग अलग अलग ढंग से कबीर के लोग पद गाने लगे। मतलब इनसे प्रेरित होकर, कबीर से प्रेरित होकर, लिखा इसमें, कबीर से प्रभावित होकर विभिन्न अंचलों में लोग अलग अलग ढंग से कबीर के लोक पदों को गाने लगे हैं। मतलब कबीर से लोग प्रेरित होकर इनके ही लोक पदों, इनके जो पद हैं उनको ही लोग बाग गाने लगे हैं। इसके बाद देखें, इसी के तहत निर्माण अंचल में निर्गुणिया गायन शैली का विकास हुआ। इनके आधार पर ही, मतलब कबीर के जो वो आपके लोक पद हैं उनके आधार पर ही इनका विकास हुआ है, इसका निर्गुणिया गायन का। ठीक, चलो अगला देखें आप, इसे गाने वाले साधारणतया नारद ऋषि की भांति वस्त्र पहन रहते हैं, इसलिए इसे नारदीय भजन भी कहा जाता है
है ना। अब कभी ऐसे क्वेश्चन आ गया, नारदीय भजन किसका रूप है? तो निर्गुणिया, निर्गुणिया आपका जो ये गायन के शैली का इसका रूप है, ठीक। तो नारदीय भजन, चूंकि इनकी वेशभूषा ऋषि नारद के समान होती है, इसलिए इन्हें नारदीय भजन भी कहा जाता है। उदाहरण देखें आप, एग्जाम्पल देखें इसका, संतन जाति न पूछो निर्गुणिया, इस प्रकार से इनके गायन होते हैं। चलो अगला देखें आप, मसान्या या कायाकोच, मृत्यु के अवसर पर इन्हें गाया जाता है। बहुत फेमस है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसान्या किस अवसर पर गाया जाता है, तो भी मृत्यु के अवसर पर इसे गाया जाता है। इसको आप बिल्कुल ना भूलें, बहुत काम का है ये। क्षेत्र संपूर्ण निमाड़, संपूर्ण निमाड़ में ये होता है। इसके बाद देखो, अवसर, मृत्यु के अवसर पर इसे गाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखो आप, विषय वस्तु, आत्मा की अमरता व शरीर की नश्वरता को दर्शाता है। इसका जो उद्देश्य होता है, इसमें जो पद गाते हैं उनका मेन कॉन्सेप्ट होता है कि शरीर जो है वो नश्वर है, वो आत्मा वो अमर है। क्या लिखा है? आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता से संबंधित गीत इसमें गाए जाते हैं, ठीक। गायन शैली कैसी है? पुरुष परक है, समूह में पुरुष गाते हैं इसको, है ना। उसके बाद देखें, वाद्ययंत्र, झांझ, मृदंग व इकतारे के साथ साथ ये गाया जाता है ना। झांझ मतलब झांझ ही हो गया, इकतारा ये हो गया, ये मृदंग है, ये आपका इकतारा हो, इकतारा, मृदंग और झांझ। क्लियर है बात? उदाहरण, अरे नादान परदेसी, दुनिया छोड़ जाना है, आत्मा परमात्मा से कहती, जीवन नश्वरता का खेल साधो। ये इनका उदाहरण है, इस प्रकार से इनका गायन होता है, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा आज? हमने आज 3 जो गायन शैली पढ़ ली है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो बचे हुए रिमेनिंग आपके गायन है, इसमें लोक गायन आपके बचे हुए हैं निमाड़ के, उसको हम कल पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में। आज जो पढ़ा इसको समझें, आप ध्यान से समझें और बार बार रिवाइज करें। और आपसे जो मैंने कहा है कि एमपी के मैप को समझें आप, उसका उद्देश्य यही है कि जो आप टॉपिक आगे पढ़ोगे उसमें मैप का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होगा। क्योंकि अगर आप मैप मतलब कि मैप को समझना, मतलब मेरा ये है कि आपको सारे जिले पता होना चाहिए, सारे संभाग में कितने संभाग हैं और किस संभाग में कौन सा जिला आता है। यदि आपको याद है तो कहीं ना कहीं आपको उसका लाभ मिलेगा, ठीक। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।